हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि है दक्षिण भारत का इतिहास। इसी पूरे सेगमेंट को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज बेसिकली हम लोग जो कंप्लीट करेंगे वो होगा संगम वंश से रिलेटेड। उसके बाद इसमें हम लोग चेर, चोल, पांड्य और जो पल्लव से संबंधित क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसमें आर्ट एंड कल्चर का जो सेगमेंट होता है, कहने का मतलब ये है जो दक्षिण भारत का आर्ट एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन है उसको हम लोग दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार टोटल 2 वीडियो होंगे इसमें, जिसमें हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें पहला है युग जो कि है संगम युग। तो संगम युग में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत के जो तमिल कवि होते थे इनके संघ को क्या कहा जाता था। तो इनका जो संघ होता था उसी को संगम कहा जाता था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संगम युग की जो कलावधि है, मतलब इसका टाइम पीरियड है, वो कब से कब तक है। तो इसका टाइम पीरियड है 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक, मतलब जो इसका ड्यूरेशन है वो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक इसका ड्यूरेशन पाया जाता है। इसी को संगम युग की अवधि के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि दक्षिण भारत को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसको दक्षिणापथ या इसी को द्रविड़ प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दक्षिण भारत में आयोजित जो संगम साहित्य थे इनकी मुख्य भाषा क्या थी। तो इनकी मुख्य भाषा तमिल थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इनकी कौन सी भाषा थी? तो ये इनकी तमिल भाषा थी, जिसमें जो संगम साहित्य हैं उनकी रचनाएं हुई हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दक्षिण भारत का आर्यीकरण जो है इसका श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दक्षिण भारत में संगम परिषदों का आयोजन किस राजवंश के संरक्षण में हुआ है। तो जो संगम आयोजित होते थे वो पांड्य जो राजा थे इन्हीं के राजवंश के अंतर्गत ये जो संगम आयोजित किए जाते थे, तो इन्हीं के संरक्षण में ये आयोजित किए जाते थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संगम साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है शिल्पाधिकारम को। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि जो शिल्पाधिकारम है इसका लेखक कौन था। तो इसके लेखक हैं, इनका नाम है इलंगो अडिगल। क्या नाम है? इलंगो अडिगल इनका नाम है। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि प्रथम संगम की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी। तो ये की थी अगस्त्य ऋषि ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तमिल साहित्य का बाइबल जो है वो किस ग्रंथ को माना जाता है। तो ये माना जाता है कुरल को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो तोलकप्पियम है, ये जो ग्रंथ है किस विषय से ये संबंधित है। तो ये व्याकरण से संबंधित है। याद रखिएगा, जो तोलकप्पियम है ये व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संगम युग में किस राजवंश के उद्भव और विकास का विवरण मिलता है। तो ये मिलता है चोल का, चेर का, पांड्य का। तो इन्हीं के विकास का विवरण यहाँ पे मिलता है। अब अगला ये कह रहा है कि मणिमेखलय जो ग्रंथ है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है मणियों से युक्त कंगन। तो ये इसका अर्थ है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संगमकालीन गाँव में कौन सी प्रशासनिक संस्था प्रचलित थी। तो इनमें जो मनरम थी वो इसमें प्रचलित थी। ये क्या थी मनरम? तो कह सकते हैं गाँव की एक ये प्रशासनिक संस्था थी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संगमकालीन जो प्राचीन देवता हैं किसे माना जाता है। तो जो मुर्गुन हैं उनको क्या माना जाता है? उनको जो संगमकालीन के इनको प्राचीन देवता की उपाधि दी जाती है, मतलब सबसे प्राचीन देवता इनको माना जाता है। अब मुर्गुन के अन्य नाम भी हैं, इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इनके अन्य नामों में हैं सुब्रमण्यम, बेलन और बर्छाधारी। ये सब मुर्गुन जो देवता हैं, जो तमिल के सबसे पुराने देवता हैं, इनके ये अन्य नाम हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि तमिल साहित्य का बाइबल, लघुवेद, पंचम वेद किस ग्रंथ को माना जाता है। तो ये माना जाता है कुरल को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संगमकालीन साहित्य में कौन जो थे, को जो थे और जो मन्नन थे, ये शब्द किसके लिए प्रयोग में लाए जाते थे। तो ये सब जो शब्द हैं वो राजा के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि जो मन्नन शब्द है ये किसके लिए यूज में लाया जाता था। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। पीसीएस जैसे एग्जामों में काफ़ी बार ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा, कौन हो या को हो या मन्नन हो, ये जो शब्द हैं ये संगम काल में राजा के लिए ये शब्द प्रयोग में लाए जाते थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संगम साहित्य की रचनाओं की विषय वस्तु क्या है। मतलब तात्पर्य ये है कि वो जो संगम साहित्य में लिखी जाती थी, रचनाएं होती थी, वो किन विषय पर आधारित होती थी। वो प्रेम और युद्ध पर वो रचनाएं आधारित होती थी। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि संगम युग में इंद्र के समतुल्य किस देवता की मान्यता प्राप्त थी। मतलब इंद्र के समकालीन और कौन देवता थे। तो इनका नाम था मरुदम, जो कि इंद्र के समतुल्य थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संगम युग में विष्णु के समतुल्य किस देवता को मान्यता थी। तो ये थे, इनका नाम था तिरुमल। याद रखिएगा, जो इंद्र के समान है उनका नाम है मरुदम और जो विष्णु के समान है वो है तिरुमल। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संगम युग में कह रहा है प्रमुख व्यापारिक केंद्र किस स्थान को माना जाता था। तो ये माना जाता था उरैयर को। किसको? उरैयूर जो जगह थी उसको व्यापारिक केंद्र माना जाता था।
अब अगले में ये कह रहा है संगम युग में जो उदयपुर है वो किस वस्त्र के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो वो सूती वस्त्र के व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो बेसिकली इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं काफ़ी सारे सब इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आप लोग इनको ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि जो संगम सभाएं हुई हैं कहाँ पे हुई हैं, इनका आयोजन कहाँ पे हुआ है, इसके अध्यक्ष कौन है, उस समय प्रमुख ग्रंथ कौन था, इसको जान लेते हैं। तो देखिए जो प्रथम संगम थी उसका आयोजन हुआ था मदुरै में। इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। उस समय प्रमुख ग्रंथ की रचना की गई थी जिसका नाम था अक्कटियम। क्या नाम था? अक्कटियम इसका नाम था। द्वितीय जब संगम होता है तो ये होता है कपाटपुरम, जिसको हम लोग अल्पाई के भी नाम से जानते हैं, अल्पाई। ये भी होता है अध्यक्षता में अगस्त्य ऋषि के, तथा इसमें जो तोलकाप्पियर रहते हैं ये भी दोनों लोग इसमें रहते हैं, मतलब कह सकते हैं अध्यक्ष तो इसमें अगस्त्य ऋषि थे, लेकिन इनके सहयोगी के रूप में तोलकाप्पियर भी रहते हैं, जिन्होंने इसी समय तोलकाप्पियम जो नामक ग्रंथ है उसकी रचना की थी। तो यह द्वितीय संगम की बात है, याद रखिएगा। द्वितीय संगम में ही तोलकाप्पियम नामक ग्रंथ की रचना की गई है। तृतीय संगम होता है वो मदुरै में होता है। ये इसके अध्यक्ष रहते हैं नक्कीरर। और देखिए यहाँ पे जो पंतुपात है, मतलब ये 2 संग्राम काव्य है, इसी की रचना जो है वो तृतीय संगम के समय की जाती है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पंतुपातु, इसका नाम है, जो कि 10 ग्राम काव्य से ये संबंधित है। अब अगला देखिए, अगला इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो संगमकालीन ग्रंथ थे उनके विषय किससे संबंधित है और उनके लेखक कौन थे, इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला ग्रंथ है, इसका नाम है शिल्पाधिकारम। ये अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर। तो ये एक प्रेम कथा है जिसको लिखा गया है इलंगो अडिगल के द्वारा। दूसरा है तोलकाप्पियम, ये कि व्याकरण से संबंधित है, इसको लिखा गया है तोलकाप्पियर के द्वारा। अगला कह रहा है तिरुक्कुरल। ध्यान दीजिएगा, जो तिरुक्कुरल है ये एक दर्शन शास्त्र है, मतलब दर्शन पर आधारित है, और इसके राइटर हैं तिरुवल्लुवर। अगला है मणिमेखले, इसके जो मतलब इसका जो सब्जेक्ट है वो है वणिक कथा। और मतलब वणिक कथा मतलब क्या है, व्यापारियों से ये संबंधित है, और इसके लेखक हैं शीतले सतनार, इसके राइटर हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पदिन्ने किलक्कड़ू जो है ये क्या है, तो ये 18 लघु उपदेशों या गीतों का ये समूह है, और जिसकी जो रचना है वो किसने की है ये अभी ज्ञात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि संगम साहित्य में गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता था, उसको हम लोग कहते थे पंचतीणय। तो ध्यान दीजिएगा, जो पंचतीणय है वर्ड, ये गंधर्व विवाह या इसी को प्रेम विवाह की संज्ञा दी जाती थी। तो ये इस जो वर्ड था ये यूज किया जाता था। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि प्राचीन दक्षिण भारत के प्रारंभ में तमिलों की जानकारी के संदर्भ में क्या स्रोत उपलब्ध हैं। तो ये हैं जो संगम साहित्य, उन्हीं से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि संगम युग में प्रमुख जो व्यापारिक समुद्र पत्तन थे, जिनको हम लोग बंदरगाह कहते हैं, किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है पुहार को, जिसको कावेरी पत्तनम की संज्ञा दी जाती है। जो कावेरी पत्तनम था तो वही था पुहार बंदरगाह। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है तोलकाप्पियम को। अगले में कह रहा है कौन सा दस्तावेज प्राचीन दक्षिण भारत के मुशरी नामक स्थान पर रोमन सम्राट जिनका नाम था अगस्टस, इन्हीं के मंदिर का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो ये था पेरिप्लस ऑफ द इरिथियंस ही। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस संगम युगीन कवि ने एक तमिल शब्द के विरुद्ध हुए मौर्य अभियान का वर्णन किया है। तो इसका नाम है मामूल नार, याद रखिएगा, मामूल नार इनका नाम है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिस मानसून हवाओं के कारण जो प्रथम ईसा शताब्दी में भारत का पश्चिमी जगत के साथ व्यापार सुगम हुआ था, इसका पता किसने लगाया था। तो ये लगाया था हिप्पालस ने। तो हिप्पालस जो हैं इन्होंने ये पता लगाया था कि जैसे मानसूनी हवाएं कब चलती हैं, तो उन मानसूनी हवाओं को अगर हम लोग सहारा लें तो उसकी सहारा से हम लोग मानसूनी हवाओं के सहारे बहते हुए हम लोग समुद्र में आसानी से यात्रा कर सकते हैं। तो इसका जो पता है वो लगाया था हिप्पालस ने। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्राचीन भारत के कह रहा है किस क्षेत्र में रोमन सिक्कों का अत्यधिक संख्या में पता चलता है। तो ये पता चलता है दक्षिण भारत से। अगले में कह रहा है कि तमिल काव्य में जो आगम वर्ग है इसकी कविताएं जो हैं किस विषय से ये संबंधित है। तो जो आगम कथाएं हैं या आगम वर्ग है उनकी जो कविताएं हैं वो प्रेम विषय से संबंधित हैं। अगले में कह रहा है कि दक्षिण भारत के साथ रोम के व्यापार के प्रमाण किस स्थल से मिलते हैं। तो ये मिलते हैं अरिकामेडु और अलंगुलम के जो उत्खनन जगहें हैं, मतलब ये जो अरिकामेडु है और जो अलंगुलम है, यहाँ का जब उत्खनन हुआ था तो यहाँ से पता चलता है कि जो दक्षिण भारत था इसका रोम के साथ व्यापार होता था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संगम साहित्य का प्राचीनतम जो उपलब्ध तमिल ग्रंथ है वो किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है तोलकाप्पियम को। अगले में कह रहा है संगम काल में तमिल भाषा में कह रहा है महाभारत किसने लिखा था। तो ये लिखा गया था बिल्ली पुत्तनार के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पूर्वकालीन तमिल साहित्य में
उल्लिखित जो पथकर है को किस नाम से जाना जाता था, मतलब जो पथकर था जिसको हम लोग कह सकते हैं, आप टोल टैक्स कह सकते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता, तो उसको नाम से जाना जाता था उल्गू नाम से। तो याद रखिएगा उल्गू क्या था, तो जो उल्गू था वो एक पथकर था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संगम ग्रंथों में उल्लिखित जो मुरुगन देवता हैं ये किससे साम्यता रखते हैं या उस किसके समतुल्य हैं, तो ये स्कंद देवता के समतुल्य हैं। अब अगले में कह रहा है संगमकालीन भारत के पूर्वी तट पर स्थित किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और वाणिज्य होता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। तो उस समय था ताम्रलिप्ति बंदरगाह, तो यहीं से जो सारा व्यापार है वो होता था। अगले में कह रहा है पादीरुप्पतु जो है, कह रहा है पादीरुप्पतु, ये कह रहा है किस राजवंश के राजाओं की स्तुतिपरक कविताओं का ये संग्रह है, तो जो चेर राजवंश थे उनके राजाओं की स्तुतिपरक कविताओं से ये संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संगम साहित्य में वर्णित जो कनंगी है या जिसको कनग्गी कहते हैं ये क्या है, ये तमिल महाकाव्य की नायिका है, मतलब ये एक नायिका है तमिल महाकाव्य की, जिसके ऊपर बहुत सारे जो काव्य हैं वो लिखे गए हैं। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लिखित, मतलब यवन जो है उसके रूप में कहाँ उल्लिखित किया गया है, तो ये किया गया है संगम साहित्य में। मतलब जो यूनानी रोमन है व्यापारी, इनको यवन के रूप में संगम साहित्य में वर्णन इनका किया गया है। अब अगले में कह रहा है भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में जो तोंडी है किनका एक समृद्ध पत्तन था, तो ये चोर का, मतलब जो चेर थे, तो चेर का ये जो तोंडी था ये एक प्रसिद्ध या कह सकते हैं समृद्ध ये समुद्र पतन था जहाँ से व्यापार हुआ करता था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संगमकालीन जो प्रसिद्ध कवि हैं जो श्रीलंका से संबंधित थे वो क्या नाम था उनका, तो उनका नाम था गजबाहु। अगले में कह रहा है कि संगमकालीन ग्रंथ में कोवलन और उनकी पत्नी जिनका नाम है कन्नगी, इसकी कथा का चित्रण मिलता है, तो ये मिलता है शिल्पाधिकारम में। याद रखिएगा जो शिल्पाधिकारम है वहाँ पे कोवलन और उनकी पत्नी का नाम था कन्नगी, इन्हीं की कथा का वर्णन यहाँ पे मिलता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस तमिल कवि ने मगध साम्राज्य के नंद और मौर्य राजवंश का उल्लेख किया है, तो ये किया है मामूल नार्रे। किसने किया है, मामूल नार्रे। अगले में कह रहा है संगम युग में कौन सा नगर जो है मोतियों और मलमल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी पूछा गया है। तो ये प्रसिद्ध था अरिकामेडु के लिए। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है, इसलिए इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब अगला यहाँ पे देखिए जो संगम युगीन प्रमुख राजवंश हैं, तो इनमें पहला है चोल वंश। चोल राजवंश से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उनको जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राचीन चोल राज्य किन दो नदियों के बीच स्थित था, तो स्थित था पेन्नार और बेल्लोर नदी के मध्य, मतलब इन्हीं दो नदियों के किनारे या बीच में कह सकते हैं ये स्थित था। अब अगले में कह रहा है चोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है नव प्रदेश। अब अगले में कह रहा है चोल राजवंश का राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका प्रतीक चिन्ह था बाघ, मतलब जो चोल थे इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संगम युग में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था, तो ये थे चोल राजा। अगले में कह रहा है चोल राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था, तो इनका नाम था करिकाल। याद रखिएगा कौन थे, ये करिकाल इनका नाम था। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि करिकाल ने चेर और पांड्य सहित 12 राजाओं को किस युद्ध में पराजित किया था, तो ये था बेंडी का युद्ध। याद रखिएगा जो बेंडी का युद्ध था उसमें करिकाल ने चेर और पांड्य सहित 12 राजाओं के संघ को हराया था। अब अगले में कह रहा है संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किस राजवंश से है, तो ये है चोल राजवंश से। अगले में कह रहा है किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन की व्यवस्था की गई थी, तो ये की गई थी चोल राज्य में। याद रखिएगा जो उत्तम ग्राम प्रशासन है इसकी व्यवस्था है वो चोल राज्य में की गई थी। अब अगले में कह रहा है चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, तो इनकी थी जो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जिस प्रकार जो हम लोग पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख करते हैं, तो वहाँ पे जो चोल प्रशासन था वहाँ पे इसकी विशेषता देखी जा सकती थी, मतलब जो ग्राम प्रशासन है उसको काफ़ी ऑटोनॉमी दी गई थी, तो यही उसकी विशेषता थी चोल साम्राज्य की। अब अगले में कह रहा है चोल शासक जिनका नाम था करिकाल, इनके द्वारा स्थापित जो नगर था जिनका नाम था पुहार, इसका अन्य नाम क्या था या इसका अन्य नाम क्या है, इसी को कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता है। अगले में कह रहा है दक्षिण भारत में संगम काल में जो चोल राजवंश है इनकी राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी थी उरैयूर। क्या थी ये उरैयूर इनकी राजधानी थी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ईसा की प्रारंभिक जो शताब्दियाँ हैं इनमें कह रहा है भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक जो संबंध है इनकी सूचना किस पुरा स्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है, तो यूपीपीसीएस में काफ़ी बार ये पूछा गया है, तो यह है अरिकामेडु। अगले में कह रहा है कौन सा बंदरगाह पोड्डू नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था, तो ये था अरिकामेडु। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राचीन दक्षिण भारत में व्यापारियों के निगम को क्या कहा जाता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आईएएस में पूछा गया है, इसको मणिग्रामम कहा जाता था, मतलब जो प्रीलिम्स होता है यूपीएससी का उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है।
अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संगमकालीन किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो ये की थी एलारा ने। अब अगले में कह रहा है शिल्पाधिकारम नामक जो ग्रंथ है उसमें कह रहा है हिमालय तक विजय की चर्चा किस चोल शासक के विषय में बताई गई है? तो ये बताई गई है करिकाल के विषय में। मतलब ये बताया गया शिल्पाधिकारम में कि जो करिकाल हैं उन्होंने हिमालय तक का जो है विजय वो किया हुआ है, मतलब उनका राज्य वहाँ तक फैला था। अब अगला है चेर राजवंश, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको जान लेते हैं। अभी इसके बाद देखिए जो आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट है वो काफ़ी पूरा बचा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन वहाँ पे छूटे हुए होंगे वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तब देखिए दूसरा है चेर राजवंश, तो इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चेर या चेरपाद शब्द का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। अगले में कह रहा है अशोक के जो बृहद शिलालेख हैं इनमें चेर का उल्लेख किस अन्य नाम से मिलता है? तो इनका नाम मिलता है केरल पुत्र के नाम से। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो केरल पुत्र है ये अशोक के बृहद शिलालेख में किस एक राजवंश से ये संबंधित शब्द दिया गया है? तो ये है चेर राजवंश से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चेर राजवंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो इनका राजकीय चिन्ह धनुष था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संगम युगीन जो चेर राजवंश थे इनका प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है उदयन जेरल को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संगम युगीन जो चेर राजवंश है इनका सबसे प्रतापी एवं धर्मपरायण शासक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सेन गुट्टवन को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दक्षिण भारत में किस चेर राजवंश के शासक ने कनंगी पूजा जो है, जिसको कह सकते हैं पत्नी पूजा या सती पूजा, इसको प्रारंभ करवाया था? तो ये प्रारंभ करवाया था सेन गुट्टवन ने। अब अगले में कह रहा है कि किस संगमकालीन जो तमिल ग्रंथ है उसमें पतिव्रता जो पत्नी भक्ति है, जिसको हम लोग पत्नी पूजा कहते हैं, इसका गुणगान किया जाता है? तो ये किया जाता है शिल्पाधिकारम में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस चेर शासक को दक्षिण भारत में सर्वप्रथम शक्तिशाली नौसेना के गठन का श्रेय दिया जाता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है सेन गुट्टवन। तो सेन गुट्टवन ने ही कनंगी पूजा को भी स्टार्ट करवाया हुआ है और इन्होंने ही सर्वप्रथम शक्तिशाली जो नौसेना है इसके गठन का भी श्रेय दिया जाता है दक्षिण भारत में। अब अगला क्वेश्चन इनमें ये कह रहा है कि प्रारंभिक जो चेर वंशीय राजा हैं इनके कह रहा है किन राज्यों का शासन, मतलब किन राज्यों पर शासन किया था? तो तमिलनाडु और केरल पर इन्होंने शासन किया था। अब अगला वंश है पांड्य वंश, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि पांड्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पांड्य का अर्थ होता है प्राचीन या पुराना प्रदेश। याद रखिएगा पांड्य का मतलब होता है प्राचीन या पुराना प्रदेश। अब अगले में कह रहा है पांड्य राज्य का प्रारंभिक जो उल्लेख है किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है पाणिनि के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में ही जो पांड्य राज्य हैं इनका प्रारंभिक उल्लेख वहाँ पे किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है इंडिका, इसमें पांड्य राज्य के किस नाम का उल्लेख किया है? तो जो पांड्य राज्य है इसको मावर प्रदेश के नाम से वहाँ पे वर्णन इसका किया गया है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो इसलिए कि सारे क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें दिए गए हैं। अब अगला कह रहा है कि संगमकालीन पांड्य राजवंश की राजधानी क्या थी? तो ये थी मदुरा, या जिसको हम लोग मदुरई के नाम से जानते हैं। अब अगला कह रहा है कि संगमकालीन पांड्य राजवंश का इतिहास जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था? वो था मछली। मतलब जो पांड्य राजवंश है उनका राजकीय चिन्ह मछली था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में पांड्य राज की आरंभिक राजधानी किस स्थल को बताया गया है? तो ये बताया गया है कोलकई, या इसी को कोरकई नाम से संदर्भित किया जाता है। अब अगले में कह रहा है कि संगम युगीन जो पांड्य राजवंश है इनका जो प्रथम शासक है किसे माना जाता है? तो ये नेडियोन को माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संगम परिषद के अध्यक्ष व राजकवि जिनका नाम था नक्कीरर, कह रहा है किस पांड्य शासक के दरबार में निवास करते थे? तो ये नेडू जेलियान, याद रखिएगा नेडू जेलियान इनका नाम है, इन्हीं के दरबार में ये निवास करते थे। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्राचीन दक्षिण भारत में, याद रखिए कह रहा है प्राचीन दक्षिण भारत में किस राजवंश के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था पांड्य राजवंश के आयोजन में। मतलब जो पांड्य राजवंश था वही जो संगम था उनका आयोजन कराता था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दक्षिण भारत में किस राजवंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो ये भेजा था पांड्य राजवंश ने। अब अगला यहाँ पे देखिए वंश दिया गया है पल्लव वंश। अब इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको जान लेते हैं। तो पहला इसमें ये कह रहा है कि पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे सिंह विष्णु। अगले में कह रहा है पल्लवकालीन जो राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जो घटनाक्रम है इनका विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है सोढल, एक राइटर हैं, इनका एक रचना है जिसका नाम है अवंती सुंदरी कथा, इसी में इसका वर्णन मिलता है। मतलब सोढल के द्वारा लिखी गई है, इसका नाम है अवंती सुंदरी कथा। तो इसी में जो पल्लवकालीन राजनीतिक और सांस्कृतिक घटनाएं हैं इनका विवरण वहाँ से मिलता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मत विलास जो प्रहसन है
ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये पल्लव नरेश हैं जिनका नाम है महेंद्र वर्मन प्रथम। याद रखिएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम की ये रचना है। अगले में क्या है, प्रसिद्ध संस्कृत जो विद्वान हैं, लेखक हैं, जिनको हम लोग दंडिन कहते हैं, दंडिन नाम से जानते हैं, ये किस राजवंश से संबंधित हैं या किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये पल्लवों की सभा को अलंकृत करते थे। अगले में क्या है, किस पल्लव राजा ने अवन सिंह की उपाधि धारण की थी? तो ये धारण की थी सिंह विष्णु ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस पल्लव राजा ने राज सिंह की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अगले में कह रहा है पल्लव नरेश नरसिंह प्रथम ने वातापी के जो प्रसिद्ध चालुक्य शासक हैं जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, इनको पराजित कर वातापी पर अधिकार के उपरांत कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दक्षिण भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण शैली, जिसको हम लोग द्रविड़ शैली कहते हैं, इसका किस अन्य नाम से इसका नाम जाना जाता है? तो इसको हम लोग मामल्य शैली के भी नाम से जानते हैं। अगले में क्या है, महाबलीपुरम, जिसको हम लोग मामल्लपुरम कहते हैं, नामक जो नगर हैं, इनकी स्थापना तथा रथ मंदिर जो एकाश्म मंदिर रथ हैं, जहाँ पे 7 पैगोड़े बनाए गए हैं। 7 पैगोड़े का मतलब है 7 घोड़े सहित मंदिर बनाए गए हैं। इनका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि महाबलीपुरम या जिसको मामल्लपुरम कहते हैं या इसी को सप्त पैगोड़ा कहते हैं, तो इनके मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि कांची का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मतलब जो कैलाशनाथ मंदिर है, इसका अन्य नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है जो कांची का कैलाश मंदिर है, इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम है राज सिद्धेश्वर, राज सिंहेश्वर, ये ऐरावतेश्वर। तो ये सब क्या है? तो ये कांची का जो प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है उसके ये अन्य नाम हैं। अब अगले में ये कह रहा है कि कांची में जो घटिका है संस्कृत महाविद्यालय, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। अगले में कह रहा है 10 कुमार चरितम के रचनाकार जो हैं दंडी, ये किसके राजकवि? नरसिंह वर्मन द्वितीय के राजकवि थे। याद रखिएगा, ये नरसिंह वर्मन जो द्वितीय थे उनके ये राजकवि थे जिनका नाम था दंडी। अब इन्होंने रचना लिखी हुई थी 10 कुमार चरितम, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो किराता अर्जुनियम है, ये रचना है, ये कह रहा है इस महाकाव्य के रचनाकार जो संस्कृत महाकवि हैं भारवी, ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे। तो याद रखिएगा, किराता अर्जुनीय जो रचना है जिसमें किरात के रूप में भगवान मतलब जो शंकर हैं वो अवतार लेते हैं और वहाँ पे जो अर्जुन रहते हैं उनकी वो परीक्षा लेते हैं, मतलब दोनों में आपस में संघर्ष होता है। तो इसी की कथा का जो वर्णन है वो किसने किया है? महाकवि भारवी ने इसका वर्णन किया हुआ है, जो कि सिंह विष्णु के दरबार में विराजमान थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मत विलास या जिसको हम लोग विचित्र चित्र या गुणभर कहते हैं, कह रहा है किस पल्लव नरेश की उपाधियाँ हैं? तो ये हैं महेंद्र वर्मन प्रथम की। तो ये जो सारी उपाधियाँ हैं, या चाहे मत विलास हो या विचित्र चित्र हो या गुणभर हो, ये सब महेंद्र वर्मन प्रथम की उपाधियाँ हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ पर अवस्थित थी? तो ये कांची, जिसको हम लोग तमिलनाडु कहते हैं, यहाँ पर राजधानी स्थित थी। अगले में कह रहा है पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम जो हैं किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को परित्याग कर वो शैव मत ग्रहण उन्होंने कर लिया था? तो एक शैव संत थे जिनका नाम था अप्पर, तो अप्पर के प्रभाव में आकर उन्होंने ऐसा किया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिंह विष्णु ने कलभ्र, चोल, पांड्य तथा सिंघल के राजाओं को पराजित किया था। यह घटना किस अभिलेख में वर्णित मिलती है? तो ये कस्साकुडी दानपत्र जो अभिलेख है वहाँ पे इसका वर्णन मिलता है। अब अगले में कह रहा है सिंह विष्णु पल्लव नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अगले में कह रहा है 641 ईस्वी में किस चीनी यात्री ने नरसिंह वर्मन से भेंट की थी? तो ये थे ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग जो थे उन्होंने नरसिंह वर्मन से भेंट की हुई थी। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मामल्लपुरम का जो प्रसिद्ध गणेश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। अगले में कह रहा है मामल्लपुरम में जो बराह मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था सिंह विष्णु ने। अगले में कह रहा है पल्लव नरेश जिनका नाम था महेंद्र वर्मन प्रथम, इन्होंने किस संगीतज्ञ से संगीत की शिक्षा ली थी? इनका नाम था रुद्राचार्य। याद रखिएगा, रुद्राचार्य कौन थे? तो ये एक संगीतज्ञ थे। अब अगला इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि किस पल्लव शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगले में कह रहा है किस पल्लव शासक ने विद्या विनीत, याद रखिएगा विधा विनीत, याद रखिएगा विधा विनीत जो है उसकी उपाधि धारण की थी? तो ये की थी परमेश्वर वर्मन ने। अगले में क्या है कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा जो महाबलीपुरम के शोर मंदिर हैं जिनको हम लोग तटीय मंदिर कहते हैं, इनका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस पल्लव शासक ने चीन में एक दूत मंडल भेजा तथा चीनी जो बौद्ध यात्री हैं उनके लिए नागापट्टिनम में एक विहार का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस पल्लव शासक ने कांची में
मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था नंदीवर्मन ने। अगले में कह रहा है किस पल्लव शासक को एक तमिल अभिलेख में पल्लव कुलभूषण तथा भारद्वाज गोत्रीय कहा गया है? तो ये कहा गया है दंतिवर्मन को। किसको कहा गया है? दंतिवर्मन को। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है किसकी राजसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि जिनका नाम था संत पेरुंदेवनार इनका निवास था? तो इन जिन्होंने भारत बेड़वा की रचना की थी, तो ये निवास करते थे नंदीवर्मन तृतीय के समय में। मतलब जो नंदीवर्मन तृतीय थे उन्हीं के दरबार में पेरुंदेवनार निवास करते थे, जिन्होंने भारत बेड़वा की रचना की हुई। याद रखिएगा, भारत बेड़वा भी काफ़ी बार पूछा जाता है। किसकी रचना की गई है? पेरुंदेवनार के द्वारा। अब अगले क्वेश्चन में क्या है कि पल्लव वंश का अंतिम राजा कौन था जिनके शासनकाल में पल्लव राज को चोल शासकों द्वारा जीतकर अपने राज्य में मिला लिया गया था? तो ये थे कंप वर्मा। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बेल्लूर पालियम, ध्यान दीजिएगा, बेल्लूर पालियम जो अभिलेख है इसमें कह रहा है किस पल्लव नरेश को विष्णु का अवतार कहा गया है? तो ये कहा गया है दंतिवर्मन को। याद रखिएगा, विष्णु का अवतार किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है दंतिवर्मन को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा पल्लव राजा जो था जिसने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया और उसका वध करके वातापी खोंड की उपाधि धारण की थी? तो ये थे नरसिंह वर्मन प्रथम। अब अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस पल्लव नरेश ने अश्वमेध, वाजपेयी और अग्निष्टोम जो यज्ञ हैं इनको कराया था तथा धर्म महाराजा की पदवी धारण की थी? तो ये थे शिव स्कंद वर्मन। अगले में कह रहा प्रसिद्ध चीनी यात्री जिनका नाम था वेनसांग, इन्होंने किस पल्लव शासक को क्षत्रिय बताया था? तो ये बताया था नरसिंह वर्मन को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पल्लव शासक जिनका नाम है महेंद्र वर्मन, इन्होंने कह रहा है किस ग्रंथ में कापालिक, पाशुपत और जो बौद्ध भिक्षु हैं इनके भ्रष्टाचार का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है मत विलास जो प्रहसन है वहीं पे इनका वर्णन मिलता है। अब राष्ट्रकूट वंश से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए, इनको जान लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि चालुक्य जो शासक कीर्तिवर्मन हैं इनको पराजित कर किसने स्वतंत्र राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी? तो ये की थी दंतिदुर्ग ने, या इन्हीं को दंतिवर्मन के भी नाम से जाना जाता है। अगले में क्या है, राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? तो ये बादामी के जो चालुक्य थे उन्हीं के ये सामंत थे। अगले में क्या है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दंतिदुर्ग को दिया जाता है। अगले में क्या है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ पे थी? याद रखिएगा, तो राष्ट्रकूट जो थे इनकी राजधानी थी मान्यखेत। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दंतदुर्ग ने उज्जैन को जीतकर किस यज्ञ का संपादन किया था? तो ये किया था हिरण्य गर्भदान जो यज्ञ है उसको इसका अनुष्ठान किया था या इसका संपादन किया गया था। अगले में क्या है, एलोरा की प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। 756 से 773 ईसा में इसको करवाया था। अगले में क्या है, बादामी के चालुक्य का अंत किसने किया था? तो ये किया था कृष्ण प्रथम ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रकूट जो शासन था इस काल में किस राजवंश के पूर्वजों ने द्वारपाल का काम किया था? तो ये थे प्रतिहार राजवंश। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये धारण की थी राजधिराज परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने गंगवंशीय शासक जिनका नाम था श्री पुरुष इनको पराजित किया था और उनकी राजधानी जो थी मान्यपुर जो कि बेंगलुरु स्थित मन्नपुरम में स्थित थी इस पर अधिकार किया था? तो ये किया था कृष्ण प्रथम ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने राज चिन्ह पर गंगा और यमुना के प्रतीक का अंकित, मतलब जो प्रतीक चिन्ह है उसको अंकित करवाया था? तो ये करवाया था ध्रुव ने। अगले में कह रहा है किस राष्ट्रकूट शासक ने निरुपम, कालीबल्लभ, श्रीबल्लभ और धारावर्ष की उपाधि धारण की थी? तो ये धारण की थी ध्रुव ने। अगले में कह रहा है किस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रथम चरण में भाग लिया था? तो ये थे ध्रुव, जिन्होंने जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसके प्रथम चरण में इन्होंने भाग लिया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है किस राष्ट्रकूट शासक ने उत्तर भारत से हिमालय तक सैनिक अभियान किया था? तो ये थे गोविंद तृतीय। अगले में कह रहा है किस राष्ट्रकूट शासक की तुलना जो है शिव तथा दधीच से की जाती है? तो ये थे अमोघ वर्ष। याद रखिएगा, जो अमोघ वर्ष हैं इनकी तुलना शिव और दधीची से की जाती है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है किस राष्ट्रकूट शासक ने विद्या और कला का संरक्षण दिया जिसने कविराजमार्ग नामक कन्नड़ भाषा के काव्य ग्रंथ की रचना की थी? इनका नाम था अमोघ वर्ष। याद रखिएगा, जो अमोघ वर्ष हैं उन्होंने कविराज नामक जो कन्नड़ भाषा का काव्य ग्रंथ है उसकी रचना की हुई है। अब अगले में कह रहा प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनका नाम था गुणचंद्र, कह रहा है किस राष्ट्रकूट शासक के ये गुरु थे? तो ये थे कृष्ण द्वितीय के गुरु थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके शासनकाल में अरबी यात्री जो अल-मसूरी था वो भारत आया था? तो वो इंद्र तृतीय के समय में भारत आया था। कौन था?
तो ये थे अल-मसूदी, जो कि इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे। अब अगला कह रहा है, किस राष्ट्रकूट शासक ने राज्यारोहण के समय अकाल वर्ष वल्लभ नरेंद्र, पृथ्वी वल्लभ तथा कांची युग तंजैम कोड, जिसका मतलब होता है कांची और तंजौर का विजेता, ये उपाधियां धारण की थी। तो ये उपाधियां धारण की गई थी कृष्णा तृतीय के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रसिद्ध कन्नड़ कवि जिनका नाम है पोन्न, इन्होंने शांति पुराण की रचना किसके शासनकाल में की थी? इन्होंने कृष्ण तृतीय के समय में इसकी रचना की थी। अगले में कह रहा है चोल युवराज राजदित्य, जिसको हम लोग कहते हैं चोल राजा परांतक प्रथम, कह रहा है एवं राष्ट्रकूट जो शासक जिनका नाम था कृष्ण तृतीय, इनके मध्य युद्ध का नाम क्या था? तो इनके मध्य एक युद्ध होता जिसका नाम था तक्कोलम का युद्ध, जो कि हुआ था 949 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रकूट शासक जिनका नाम है कृष्ण तृतीय, इन्होंने चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित किस स्थान पर किया था, जिस पर विजय स्तंभ तथा गढ़मर्तांडिन्यर, कह रहा है गढ़मर्तांडित्य जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। तो ये था रामेश्वरम में, मतलब रामेश्वरम में उन्होंने जो विजय की हुई थी, मतलब विजय के उपरांत उन्हें रामेश्वरम में इन सब मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एलोरा की गुफाएं और जो शैलकृत मंदिर हैं किन किन धर्मों से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं हिंदुओं से, बौद्धों से और जैनों से। अगले में कह रहा है मंदिर में किस शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, मतलब कह रहा है किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो कैलाश का मंदिर, जो कैलाशनाथ मंदिर है जो एलोरा में स्थित है, उसी को माना जाता है कि ये शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि राष्ट्रकूट कालीन जो लेखक है उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी होता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए पहले लेखक है, इनका नाम है पोन्न, इन्होंने लिखा हुआ है शांति पुराण। दूसरे हैं, इनका नाम है पुष्पदंत, इन्होंने लिखा है ज्वाला माथिनीकल्प। तीसरे हैं पंप, इन्होंने रचना लिखी हुई है विक्रमार्जुन विजय अथवा पंप भारत। अगले हैं जिनसेन, इन्होंने आदि पुराण लिखा हुआ है। अगले हैं महावीराचार्य जिन्होंने गणित सार संग्रह का मतलब जो ग्रंथ है वो लिखा हुआ है। अगले हैं शाकायतन, ध्यान दीजिएगा, शाक्तायन जो है इन्होंने अमोघ वृत्ति का जो ग्रंथ है वो लिखा हुआ है। अब अगले हैं अमोघ वर्ष, इन्होंने जो अमोघ वर्ष है इन्होंने काव्य ग्रंथ लिखा हुआ है। रन्न जो है इन्होंने अजित पुराण को लिखा हुआ है। त्रिविक्रम जो है इन्होंने नल जो चंपू है उसका एक ग्रंथ है ये, इसका उन्होंने लिखा हुआ है, उसको लिखा गया है इनके द्वारा। अगले में कह रहा हलायुद्ध जो है उन्होंने लिखा हुआ है कवि रहस्य, काफ़ी बार पूछा जाता है। अगले हैं शिवकोट, इन्होंने लिखा हुआ है बडराधीन, इन्होंने इसकी रचना की हुई है। अगले हैं दंडिन, इनकी रचना काफ़ी पॉपुलर है, ये है 10 कुमार चरित्र। तो ये सब रचना इन राइटरों के द्वारा की गई हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ध्रुव हैं धारावर्ष किस राजवंश शासक थे, मतलब जो ध्रुव धारावर्ष थे वो किस राजवंश से संबंधित थे? तो वो थे राष्ट्रकूट वंश से संबंधित। अगले में कह रहा है राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? तो ये था गोविंद द्वितीय, जो गोविंद द्वितीय थे वो राष्ट्रकूट वंश के महान शासक थे। अगले में कह रहा है हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाला गुफा कौन सी है? तो ये है एलोरा, मतलब जो एलोरा गुफा है इन तीनों धर्मों का वो प्रतिनिधित्व करती है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रसिद्ध एकाश्म मंदिर जो कहाँ पर स्थित है? तो ये एलोरा में स्थित है। अगले में कह रहा है गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ पर चित्रित है? तो ये मामल्लपुरम में इसका अवतरण का चित्रण किया गया है। अगले में कह रहा है राष्ट्रकूट शासक जिनका नाम था अमोघवर्ष, इनके गुरु कौन थे? तो ये थे आचार्य जिनसेन। अगले में कह रहा है राष्ट्रकूट शासकों ने किस भाषा को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो ये प्रदान किया था कन्नड़ भाषा को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रकूट काल में ग्राम गांव जो होता था उसके बड़े बूढ़े नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था महत्तर। महत्तर क्या था? तो ये बड़े बूढ़े नागरिकों का एक समूह था, या जो बड़े बूढ़े नागरिक रहते थे उन्हीं को महत्तर कहा जाता था। अब अगले में कह रहा है राष्ट्रकूट काल में गाँव ग्राम को जो प्रशासनिक प्रमुख होते थे उनको क्या कहते थे? तो उनको ग्रामकोट या ग्रामपति या उन्हीं को गावंड के भी नाम से जाना जाता था। अगले में राष्ट्रकूट लेखों में राष्ट्र महत्तर से क्या तात्पर्य होता था? तो जो राष्ट्र का महत्तर होता था वो प्रांतियों में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सभा होती थी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रकूट काल में विषय जो महत्तर थे इनसे क्या तात्पर्य होता था? तो ये जिलों में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली ये सभा होती थी। अगले में कह रहा है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे कर्क द्वितीय। अगले में कह रहा है प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं हैं किस शासनकाल से संबंधित हैं? ये राष्ट्रकूट एवं कृष्ण प्रथम के शासनकाल से संबंधित है या उन काल से ये संबंधित हैं। अब अगले में कह रहा है कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला दक्षिण भारत का प्रथम शासक कौन था? तो ये था ध्रुव। अगले में कह रहा है किस राष्ट्रकूट शासक ने नृपतुंग, याद रखिएगा नृपतुंग भी उनको कहा जाता था, ये कहा जाता था अमोघ वर्ष को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस राष्ट्रकूट शासक को दक्षिण का अशोक कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये।
तो दक्षिण के अशोक कहलाते हैं अमोघ वर्ष। अगले में कह रहा है जिनसेन, महावीराचार्य, शाक्तायन जैसे जो प्रमुख विद्वान हैं किस राजवंश के दरबारी थे, तो ये थे अमोघ वर्ष के। अगले में क्या सर्वाधिक लंबी अवधि मतलब 64 वर्ष तक शासन करने वाला राष्ट्रकूट वंशीय शासक कौन था, तो ये था अमोघ वर्ष। याद रखिएगा, अमोघ वर्ष सबसे पॉपुलर जो हैं शासक वो हैं जिन्होंने 64 वर्षों तक शासन किया था, और इनके ही दरबार में जिनसेन, महावीराचार्य, शाक्तायन जैसे जो प्रमुख विद्वान थे इनके ये सभा में विराजमान थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रकूट जो कालीन एलोरा है इसकी चित्रकला को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग रंग महल के भी नाम से जानते हैं। अगले में कह रहा है एलिफेंटा गुफा में सैल को काटकर बनाए गए मंदिर एवं चित्रकारियों का संबंध किस राजवंश से है, तो ये है राष्ट्रकूटों से। अगले में कह रहा है कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, मतलब वहाँ पे त्रिमूर्तियाँ बनी हुई थी, ये है एलिफेंटा गुफा। अब अगला है चोल वंश का जो राजनैतिक इतिहास है, तो यहाँ पे देखिए इनके विभिन्न शासक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पहले हैं विजयालय। तो देखिए विजयालय के बारे में कहा जाता है, पहला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि संगम काल की बात कह रहा है 9वीं सदी में पुनः चोलों का राजनीतिक उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये हुआ था विजयालय के शासनकाल में। अब अगले में कह रहा है चोल साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी, तो वो थी उदयपुर में। अगले में कह रहा है चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो कांची के जो पल्लव थे उनको समाप्त कर देते हैं चोल और अपना शासन स्थापित करते हैं। अगले में कह रहा है किस चोल शासक ने तंजय कोंड और नरकेसरी की उपाधियाँ धारण की थी, ये की थी विजयालय ने। अगले में कह रहा है किस चोल शासक ने तंजौर में दुर्गा देवी, जिसको हम लोग निसुमसुदिनी का भी नाम इन्हीं को कहा जाता है, दुर्गा देवी को ही, कह रहा है इनका एक मंदिर बनवाया था, तो ये बनवाया था विजयालय ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विजयालय द्वारा तंजौर विजय का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है, तो ये किया गया है तिरुकोल्लूर में। ध्यान दीजिएगा, तिरुकोल्लूर क्या है, तिरुकोल्लूर जो है ये ग्रंथ है, इसमें इनका वर्णन किया जाता है, मतलब विजयालय जो है इनका जो तंजौर विजय है इसका वर्णन इस अभिलेख में किया गया है। अगले में क्या है विजयालय ने तंजौर विजय के पश्चात चोल जो साम्राज्य की राजधानी है वो कहाँ स्थानांतरित कर ली, तो ये कर ली थी तंजौर में। अब दूसरे हैं आदित्य प्रथम, इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विजयालय के पश्चात चोल वंश का सिंहासन पर कौन आसीन हुआ, तो ये आदित्य प्रथम आसीन होते हैं। अगले में कह रहा है चोल शासक आदित्य प्रथम किसका सामंत था, तो ये पल्लव नरेश अपराजित का ये एक तरह से कह सकते हैं सामंत था। अगले में कह रहा है किस चोल राजा ने तोंड मंडलम है इसको विजित किया था, तो ये किया था आदित्य प्रथम ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आदित्य प्रथम है इन्होंने तोंड मंडलम की विजय कर कौन सी उपाधि धारण की थी, ये इन्होंने उपाधि धारण की थी तोंडे नाडु। क्या नाम था, तोंडे नाडु इन्होंने उपाधि धारण की थी, किसको जीतकर, तोंड मंडलम को जीतकर। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आदित्य प्रथम द्वारा तोंड मंडलम की विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो ये मिलता है तिरुवाल गांडू जो अभिलेख है या लेख है उसमें इसका वर्णन मिलता है। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस चोल शासक ने कावेरी नदी के दोनों किनारों पर शैव मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो शैव मंदिरों का निर्माण करवाया गया था आदित्य प्रथम के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चोल जो शासक हैं जिनका नाम है आदित्य, इन्होंने किस समकालीन राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, तो इन्होंने स्थापित किया था पल्लवों से, राष्ट्रकूटों से, चेरों से। अगले में कह रहा है चोल शासक आदित्य प्रथम ने पल्लवों को परास्त करने के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इन्होंने राजकेसरी अथवा कोदंड राम की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आदित्य प्रथम द्वारा पल्लवों की पराजय किस अभिलेख में इनका वर्णन है, मतलब आदित्य प्रथम द्वारा पल्लवों की पराजय का वर्णन कहाँ पे है, तो यह है कन्याकुमारी अभिलेख में। अगले में कह रहा है चोल शासक आदित्य प्रथम की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, ये हुई थी तोंडईमानड़ स्थान पे। यहाँ पे जो चोल शासक हैं आदित्य प्रथम उनकी मृत्यु यहाँ पे हुई थी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है परांतक प्रथम के बारे में। तो देखिए परांतक जो प्रथम है इनके बारे में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आदित्य प्रथम के पश्चात चोल वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ, तो ये हुए थे परांतक प्रथम। अगले में कह रहा है उत्तम चोल की उपाधि किस चोल ने धारण की थी, ये परांतक प्रथम ने धारण की थी। अगले में कह रहा है जो परांतक प्रथम है किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये शैव धर्म के मतानुयायी थे। अगले में कह रहा है दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो ये परांतक प्रथम थे। अगले में कह रहा है किस चोल शासक ने हेमगर्भ या तुलाभार यज्ञों का संपादन किया था, तो ये परांतक प्रथम ने किया था। अगले में कह रहा है किस चोल शासक ने बेल्लूर के युद्ध में पांड्य को पराजित कर मदुरै पर अधिकार करके मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी, तो ये धारण की थी परांतक प्रथम ने। अगले में कह रहा है चोल एवं पांड्य के मध्य जो प्रसिद्ध बेल्लूर का युद्ध है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 915 ईस्वी में। अब अगले में क्या है परांतक प्रथम इन्होंने बेल्लूर के युद्ध में पांड्य शासक
राज सिंह द्वितीय तथा सिंघल जो श्रीलंका है इसके शासक इनका नाम था कश्यप पंचम। इनको परास्त करने के उपरांत कौन सी उपाधि धारण की थी? ये धारण इन्होंने की थी संग्राम राघव की उपाधि इन्होंने धारण की थी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है परांतक प्रथम। इन्होंने ये उपाधि धारण की थी। अगले में कह रहा है चोल शासकों में कह रहा है सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के जारी किए थे उत्तम चोल ने, जिनको परांतक प्रथम भी कहा जाता है। अब अगले में कह रहा है किस चोल शासक ने चिदम्बरम के कह रहा है महाराज मंदिर की छत को स्वर्ण से मंडित करवाया था? ये कराया था परांतक प्रथम ने। अगले में कह रहा है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध जो तक्कोलम का युद्ध है किनके मध्य हुआ था? ये चोलों और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। याद रखिएगा जो तक्कोलम का युद्ध है वो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य होता है। अगले में कह रहा है किस राष्ट्रकूट शासक ने, ये कह सकते किस राष्ट्रकूट शासक ने चोल सेना को परास्त कर तोंड मंडलम पर अधिकार कर लिया था? ये कर लिया था कृष्ण तृतीय ने। अगले में कह रहा है किस चोल शासक ने राष्ट्रकूटों से तोंड मंडलम को जीतकर पुनः उस पर अधिकार कर लिया? ये कर लिया था परांतक द्वितीय ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि परांतक प्रथम का समकालीन संस्कृत विद्वान कौन था जिसने कह रहा है ऋग्वेद पर भाष्य लिखा था? ये थे वेंकट माधव। कौन थे? वेंकट माधव थे। इन्होंने ऋग्वेद पर भाष्य लिखा था। अगले में कह रहा है चोल शासक परांतक द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता था? इनको सुंदर चोल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा जो परांतक द्वितीय हैं इनको सुंदर चोल के नाम से जाना जाता है। अब अगले में कह रहा है किस चोल शासक के समय में अभिलेखीय प्रशस्ति के लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी परांतक द्वितीय के समय में। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जिनका नाम है राजराज प्रथम। इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो इनके बारे में ये कह रहा है कि जो परांतक द्वितीय हैं इनके पश्चात चोल वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो ये राजराज प्रथम हुए। अगले में कह रहा है राजराज प्रथम का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था अरिमोली वर्मन। अगले में कह रहा है राजराज प्रथम के पिता का क्या नाम था? तो परांतक द्वितीय इनके पिता का नाम था। अगले में कह रहा है राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था? जिनकी माता का नाम था वानमन महादेवी। अगले में कह रहा है राजराज प्रथम की शासनावधि क्या थी? तो ये 985 से 1015 तक थी। अगले में कह रहा है चोल साम्राज्य का सर्वाधिक गौरवशाली जो शासनकाल है वो किसका था? तो ये राजराज प्रथम का था। अगले में कह रहा है किस चोल शासक ने लघुकाय चोल साम्राज्य को विशालकाय चोल साम्राज्य में परिणत कर दिया था? तो ये किया था राजराज प्रथम ने। मतलब जो लघुकाय चोल था मतलब छोटे राज्य में फैला हुआ था उसका जो प्रशासन या क्षेत्र कह सकते हैं उसको दूर तक फैला दिया था राजराज प्रथम ने। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये थे राजराज प्रथम। अगले में कह रहा है भू राजस्व के निर्धारण में किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ करवाया था? तो ये राजराज प्रथम ने करवाया था। अगले में कह रहा है किस चोल शासक के शासनकाल में तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ? तो ये हुआ राजराज प्रथम के शासनकाल में। अगले में कह रहा है राजराज प्रथम किसका अनन्य भक्त था? तो ये शिव का भक्त था। अगले में कह रहा है किस चोल शासक ने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा लिखवाई थी? तो ये कब स्टार्ट किया था? राजराज प्रथम ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ कराए गए बौद्ध विहार के निर्माण को कार्य को शुरू करवाया था? तो वो थे मार विजयोतुंग वर्मन। अगले में कह रहा है किस चोल शासक ने चीन में अपने व्यापारिक राजदूत भेजे थे? तो ये भेजे थे राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम और कुलोतुंग। इन तीनों ने जो अपना मतलब एक तरह से कह सकते दूत मंडल है वो चीन में भेजा था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस विधि से चोल राजा राजराज प्रथम तथा उपेंद्र राज प्रथम जो तथा राजेंद्र प्रथम थे इन्होंने अपनी विजय का स्मरण उत्सव मनाया था? तो ये मनाया था मंदिर निर्माण द्वारा। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जब ये लोग जो शासक थे विजयी होते थे तो ये सब मंदिर का निर्माण करवाते थे। अगले में कह रहा है किस चोल शासक ने सीलोन, याद रखिएगा जिसको हम लोग श्रीलंका कहते हैं, की राजधानी अनुराधापुरम को नष्ट किया था? तो ये किया था राजराज प्रथम ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजराज प्रथम के समय नागी